नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। एक बार फिर से वीआरएसएससी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो पेपर मैंने लिया है ये 2024 में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ पेपर है। सामाजिक विज्ञान का है और एक कक्षा 10वीं का पेपर है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह जो पेपर है वो 3 घंटे और 15 मिनट का होता है। 3 घंटे का लिखने के लिए टाइम मिलता है और 15 मिनट इसे पढ़ने के लिए दिया जाता है। और 1 से 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिन्हें ओएमआर शीट पर गोला भरना होता है। ये खंड आ होता है और खंड व में वर्णनात्मक होता है जिसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण देखिए ऑप्शन में दिया है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। यहाँ पर बच्चों पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन इसलिए होगा पहला ऑप्शन क्योंकि जो ज्यूसेप गैरिबाल्ड है यही इटली से संबंधित है। शेष सभी जो हैं वो किसी और देश से संबंधित हैं। जैसे बात करूँ मैं ऑटोवान बिस्मार्क की, तो ये ऑटोवान बिस्मार्क जो है ये जर्मन सैनिक था। विलियम प्रथम की बात करें तो विलियम प्रथम जो है वो जर्मन सम्राट था, यानी कि जर्मनी का एक राजा था ये कभी। और नेपोलियन की बात करें तो ये फ्रांसीसी सैनिक था जिसने क्या किया था, कई यूरोप के कई भागों को इसने जीत लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन इटली के एकीकरण की भूमिका में इसका कोई भी भूमिका नहीं थी। ना तो ऑटोवान बिस्मार्क का था, ना ही विलियम प्रथम का। इसका जो पहला का ऑप्शन होगा वो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ 1918, बी दिया है 1919, सी दिया है 1920 और ऑप्शन डी दिया है 1921। बच्चों इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1919, क्योंकि इसी समय ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जितने भी भारतीय लोग राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे थे उनको नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने, एक ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था। जो रॉलेट एक्ट है इसको विरोध होना शुरू हुआ और धीरे धीरे 1922 में ही पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो सेकंड का जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर आपका होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी जो है वो दलितों से संबंधित है। गुलाम आप समझ रहे हैं शब्द, मतलब दलितों यानी कि सामाजिक न्याय से संबंधित था। तो सामाजिक न्याय के लिए इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सर्वप्रथम माने जाते हैं, इसलिए इन्हीं की रचना ये मानी जाएगी। ये इन्हीं की रचना ही है। ज्योतिबा फूले हैं, वो भी एक समाज सुधारक थे। कैलाश बासनी देवी थी, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थी। और राधा स्वामी नायकर जो है ये एक नेता थे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है, ए नंबर। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, बी नंबर। बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, सी नंबर। और डी नंबर दिया है मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार। देखिए जिम्मेदारी शब्द यहाँ गया इसलिए पॉजिटिव आंसर दे रहा है, यही इसका एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, नगरपालिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। नगरपालिका एक स्थानीय इकाई है, जबकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये सरकार के शासन में भाग लेने वाले होते हैं। जैसे कार्यपालिका यहाँ पर, विधायिका यहाँ पर देखिए डी नंबर में दिया है, ये कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका उसे लागू कराने का काम करती है। और न्यायपालिका जो होती है कानून के उल्लंघन पर सजा या दंड देने का अधिकार रखती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980 में, 1990 में, 1992 में और 2004 में। तो हम सभी जानते हैं
यह मेहता समिति पर आधारित है। 73वें संविधान संशोधन के आधार पर 1992 से इसकी शुरुआत हुई है। इसका मतलब 7वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है? मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, बिल्कुल सही। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन, ये भी सही। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी, ये भी सही। इनमें से सभी, इसका सभी ऑप्शन जो दिया हुआ है यानी कि 8वें का डी नंबर ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वें का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? देश की भक्ति भावना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के सी में प्रगतिशील सरकार दिया है, ये भी सही है। इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर 9 का डी ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब होता है विशेष शक्तियाँ। तो विशेष शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ को प्राप्त होती हैं, राज्यों का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। और ये जो संघ शक्तियाँ मिलती हैं ये अनुच्छेद 248 के आधार पर संघ को मिलता है। याद रखिएगा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है आपका वो 248 है। कितना है? 248 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कारण कौन सा है? तो भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कारण इसमें पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पर गहन खेती है, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, इनमें से सभी। अधिक सिंचाई होगी क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में सिंचाई होती है उतना ही जमीन में जो पानी है वो नीचे चला जाता है, जिससे भू निम्नीकरण पैदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निम्न में कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? जैसे संयुक्त वन प्रबंधन, ये एक अलग इकाई है। बीच बचाओ आंदोलन, ये भी एक अलग इकाई है। चिपको आंदोलन, ये भी अलग। लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन ये शासन सरकार द्वारा निर्धारित होती है, इसकी व्यवस्था सरकारें करती है। 12 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल का मतलब होता है जिनमें फलियां पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं ज्वार यहाँ मोटा अनाज है, चावल ये खाद्यान्न में गिनती होती है, और यहाँ पर दालें देखिए दिए हुए फलीदार होती हैं, जैसे अरहर होती हैं, मटर हो गई, ये सब क्या है? दालें आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर होगा। राइजोबियम नामक जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं पौधों में, और ये फलीदार पौधों में ही अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, बाहरी व्यापार, आंतरिक व्यापार। इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो होगा 14 नंबर का सी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो से हुआ था, और ये हुआ था 1993 यानी कि 1993 पृथ्वी बचाने के लिए सभी देशों ने मिलकर के एक सम्मेलन किया था, और वही है 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन रिक्त स्थान क्षेत्र की गतिविधि है। सिंपल सी बात है, प्राथमिक ही होगी। प्राकृतिक की बात आई है ना, प्राकृतिक का मतलब ये होता है जो शुरुआत में हो, जैसे कृषि, खनन, वन उत्पाद, ये सभी प्राथमिक इकाइयाँ होती हैं। निर्माण और विनिर्माण की इकाइयाँ जो होती हैं वो द्वितीयक होती हैं, और तृतीयक में सेवा या सूचना प्रौद्योगिकी जो ऑप्शन में दिया है ये सभी इकाइयाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब ये स्वयं सहायता समूह है तो इसमें जो निर्णय लेंगे वही जो सदस्य होंगे वही तो निर्णय आपस में लेंगे। कोई सरकार का इसमें हस्तक्षेप या बैंक का हस्तक्षेप तो हो नहीं सकता, ना ही किसी गैर सरकारी संस्था का होगा। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वैश्वीकरण ने जीवन के स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, कैसे? सभी लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, विकसित देशों के लोगों को? नहीं, ना तो विकासशील ना ही विकसित, इसमें सभी लोगों को उन्होंने इससे फ़ायदा हुआ है। जो वैश्वीकरण हुआ है इन सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है। पर याद रखिएगा वैश्वीकरण से नुकसान भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि जीवन स्तर के सुधार के लिए हमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका नुकसान उठाना पड़ता है।
जब यही चीज़ें किसी विकसित देश में हो जाती हैं तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलती हैं, और विकासशील देश होते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हम ऑप्शन में इसको करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो डी नंबर लगाएंगे, इसमें से कोई नहीं, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया यानी कि नए युग की शुरुआत कब से हुई थी? यानी नए युग की शुरुआत 1991 में हुई है। 1991 में ही करों में कमी कर दी गई थी। विदेशी निवेश जो था यानी कि भारत में जो कंपनियां विदेश से आई थी उनको शरण देना शुरू हो गया था, और आर्थिक सुधार किया गया था। इसी के साथ आर्थिक सुधार का मतलब होता है कई आर्थिक प्रक्रियाएं शुरुआत की गई थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। ये वही अधिनियम है जिससे हम क्रय विक्रय के दौरान पारदर्शिता का अनुभव करते हैं, यानी कि हमारे क्रय विक्रय की सब कुछ लेखा जोखा इसी अधिनियम के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चों, अभी तक हमने 1 से 20 तक के सभी क्वेश्चन जो खंड आ में थे बहुविकल्पी हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि सॉल्व कर लिया गया है। इसके बाद जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं हम उसकी श्रेणी भी लेकर आएंगे। तब तक ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।